इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें उसी पर्सन को दिखाया जाता है जो कि लास्ट टाइम लेडी अरिन को बुली कर रहा था। वो घबराते हुए कहता है, क्या लेडी डिबोरा आप यहाँ पर क्या कर रही है? फिर डिबोरा कहती है, आखिर तुम देख कहाँ पर रहे हो? अपनी नजरों को नीचे करो और यहाँ से दफा हो जाओ। फिर वो पर्सन कहता है, लेकिन लेडी डिबोरा आखिर आप इस तरह का एक्ट क्यों कर रही है? फिर डिबोरा कहती है, तुम हो ही इतने अगली कि मुझे तुम्हें देखकर ही गुस्सा आ रहा है। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, एक्सक्यूज मी माय लेडी, भले ही आप ड्यूक सिम्योर की बेटी क्यों ना हो, फिर भी यहाँ पे एक लिमिट होती है। आप इस तरह से रैकलेस बिहेवियर नहीं कर सकती है यहाँ पे। फिर डिबोरा कहती है, तुम बहुत बड़बड़ कर रहे थे कि जो वुमेन्स होती है वो तो बहुत डम होती है और वो क्या इक्वेशंस को सॉल्व करेंगी क्योंकि उनको ढंग से काउंटिंग भी नहीं आती। तो क्या मैं तुम्हें एक आदमी नजर आती हूँ? मैं भी तो एक वुमेन ही हूँ। ये सुनकर वो पर्सन घबराते हुए बोलता है, लेकिन माय लेडी ये सब मैं आपको नहीं कह रहा था। फिर वो पर्सन आगे बोलता है, वैसे भी माय लेडी क्या ये सच नहीं है कि जितने भी वुमेन्स हैं उनको अगर मैन से कंपेयर करें तो ज्यादातर वुमेन्स को काउंटिंग ही नहीं आती, तो वो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगी? और अगर हम कॉम्बैट मेजेस को भी कंपेयर करें तो उसमें से फीमेल मेजेस बिल्कुल माइनॉरिटी में आती है। तभी डिबोरा उससे पूछती है, क्या तुम मुझे ये बताओगे कि 7 into 7 कितने होते हैं? वो पर्सन कहता है, क्या? फिर डिबोरा कहती है, अरे बेवकूफ 49 होते हैं। ये कहते कहते ही डिबोरा उसके सर पर 2-4 धर देती है। फिर कहती है, चलो अब इस थ्योरी को कंफर्म ही कर लेते हैं जो तुम कह रहे थे। तुम मेरे साथ कैलकुलेशंस वाला एक गेम खेलो। क्यों, क्या बात हो गई? कहीं तुम डर तो नहीं गए? फिर वो पर्सन कहता है, बिल्कुल नहीं माय लेडी, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर वो कहती है, बहुत बढ़िया, चलो बताओ 8 into 9 कितने होते हैं? वो कहता है, 70। लेकिन तभी डिबोरा कहती है, 72, बहुत स्लो हो तुम। चलो बताओ 12 into 9 कितने होते हैं? फिर वो कहता है, वो लेकिन तभी डिबोरा कहती है, 108। चलो बताओ 13 into 7 कितने होते हैं? एरिन लेडी डिबोरा को देख के सोचती है, बाप रे, माय लेडी तो बहुत ज्यादा फास्ट है। डिबोरा दोबारा कहती है, 15 into 7 बताओ। लेकिन इतनी देर में उस पर्सन ने डिबोरा के हाथों बहुत सारी मार खा ली थी। फिर वो रोते रोते बोलता है, माय लेडी मैं गलत था, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मैंने बहुत ही ज्यादा रूड बिहेव किया आपके सामने। तभी डिबोरा कहती है, तुम्हारी बेहुदा शक्ल को देखकर अब मेरी आंखें भी दर्द करने लग गई हैं, चलो दफा हो जाओ अब यहाँ से। फिर वो पर्सन वहां से फ्लैश की तरह भाग जाता है। उसके जाते के साथ डिबोरा मन में कहती है, क्या ही बेहुदा लड़का था वो, उसे टेबल्स तक याद नहीं है और बात करता है इक्वेशन सॉल्व करने की। तभी डिबोरा एरिन को देखती है, फिर बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है, ये सोच के कि अगर मैं थोड़ी देर और इसके पास रही तो लोग दोबारा सोचने लगेंगे कि मैं इसको हैरेस कर रही हूँ। वो कहती है, जो भी हो एटलीस्ट आज मैंने कोई तो अच्छा काम किया जिससे मेरे कैरेक्टर को थोड़ा जस्टिस मिल सके। फिर जो एरिन है वो तो डिबोरा को देखते हुए एकदम स्पीचलेस हो गई थी। फिर सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम का। डिबोरा हमेशा की तरह लेक्चर के बीच में सो रही थी। तभी जो प्रोफेसर है उसकी नजर भी डिबोरा पे पड़ती है। फिर वो सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि तुम सभी जानते हो कि एग्जाम्स को एकदम फेयरली लेना चाहिए, तो अगर तुमको कोई चीटिंग करते हुए दिखता है या किसी से आंसर पूछते हुए दिखता है तो तुम सीधा आके मुझे बता सकते हो। ये सुनकर जो डिबोरा है वो भी उठ जाती है और सोचती है, क्या उसने ये बात मेरी तरफ देखकर बोली? मुझे लगता है कि ये मुझे टारगेट कर रहा है अभी। फिर वो प्रोफेसर डिबोरा के पास आता है और कहता है, लेडी डिबोरा आगे से इस तरह की हरकत दोबारा मत करना। मैंने उन क्विज क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट प्लीज दोबारा से ये मत करना क्योंकि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से पूरी क्लास का जो एटमॉस्फेयर है वो खराब हो जाता है। फिर डिबोरा उनसे कहती है, प्रोफेसर आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? फिर प्रोफेसर कहता है, क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया? मैं बात कर रहा हूँ तुमने जो चीटिंग करी है दूसरे स्टूडेंट्स के आंसर्स को कॉपी करके। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स आपकी बात मान गए हो क्योंकि वो उस सिचुएशन में कुछ कर नहीं सकते थे तुम्हारे बैकग्राउंड की वजह से, बट फिर भी आगे से तुम इस तरह का एक्ट बिल्कुल मत करना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये सुनकर डिबोरा कहती है, आखिर आप ये बात इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं जबकि आपके पास कोई एविडेंस भी नहीं है? फिर प्रोफेसर कहता है, मुझे लगता है लेडी डिबोरा आप इस तरह एक्ट कर रही हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है जिस पर आप रिलाई कर सकते हो, बट एक बात अपने दिमाग में रखना कि बाकी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि तुम तुम्हारे फादर की सिफारिश की वजह से इस एकेडमी में आ पाई हो, लेकिन बाकी सबको एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद ही वो एकेडमी में आ सकते हैं और ऊपर से आप उस एग्जाम में चीटिंग भी कर रही हैं। तो ये तो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग बात है और मुझे तो ये सोच के भी हंसी आ रही है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आप आर्ग्यू कर रहे हैं कि मेरे पास कोई एविडेंस ही नहीं है। और अगर तुम ये कहना चाह रही हो कि पूरे टाइम मैं तुम पर ही नजर रखूं, इस तरह तो मेरा पूरा टाइम ही वेस्ट हो जाएगा।
और अगर मैं फ्रेंकली कहूँ तो ये बहुत ही बेकार बात है कि मुझ जैसे प्रोफेसर को खुद तुम्हारे पास आना पड़ रहा है ये कहने के लिए कि तुम चीट मत करना आगे से। फिर डिबोरा उससे कहती है, अब मुझे लगता है प्रोफेसर आप अपनी हद पार कर रहे हैं। प्रोफेसर कहता है, अगर मैं कर रहा हूँ तो तुम कर भी क्या लोगी? अगर तुम्हें ये बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा तो तुम पहले की तरह एक्ट क्यों नहीं करती जैसे तुम यूजुअली करा करती हो? अगर तुम्हें मुझे मारने का दिल कर रहा है तो तुम कर सकती हो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास इतनी अच्छी बैकिंग जो है। डिबोरा मन में सोचती है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये मुझे जानबूझकर प्रोवोक करना चाहता है क्योंकि अगर मैंने इसको यहाँ पर थप्पड़ मारा तो पक्का से इसके भी रूमर्स सारी जगह फैल जाएंगे और मेरी इमेज और खराब हो जाएगी। और इस तरह बिहेव करके ये लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता है कि मैंने सच में चीटिंग करी है। और सबसे बुरी बात तो यह है कि मैं खुद को डिफेंड ही नहीं कर सकती क्योंकि जो मेरी रेपुटेशन है वही बहुत बेकार है। फिर प्रोफेसर कहता है, हो सकता है तुम्हें ये लग रहा हो कि जो ड्यूक है वो तुम्हें थोड़ा डिफेंड कर देगा, लेकिन क्या तुम ये जानती हो कि जो कुछ भी एकेडमी के अंदर होता है उस पर मैजिक टावर का कोई रोल नहीं है। मैजिक टावर के पास वो राइट्स नहीं है कि वो उन मैटर्स में इंटरफेयर कर सके। इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, मैं जाकर डीन से बात करूंगी अगर आप मेरे साथ इसी तरह बिहेव करेंगे तो। फिर डिबोरा बताती है, इस एकेडमी का जो डीन है वो खुद मेरे अंकल हैं, मार्गरेट बर्ट। फिर तो ये मैटर बड़े आराम से रिजॉल्व हो जाएगा। वो प्रोफेसर से कहती है, आप मुझे बिना किसी क्लियर एविडेंस के इस तरह सस्पेक्ट नहीं कर सकते, पहले आप मुझे एविडेंस बताएं तभी इस आर्ग्यूमेंट का कोई मतलब होगा। ये कहकर वो क्लास के बीच में से ही चली जाती है। फिर बाकी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं, अरे जरा देखो तो इसको, वो प्रोफेसर की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं कर रही। फिर मनी मन डिबोरा कहती है, अभी के लिए तो मैंने हमारी कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर लिया है, अब मुझे इससे आगे कैसे डील करनी चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है। अकेडमी के जो बाकी के प्रोफेसर्स थे वो आपस में एक मीटिंग कर रहे थे। उनमें से एक प्रोफेसर बोलता है, मैं पक्का श्योर हूँ कि हमारी अकेडमी में करप्शन हो रहा है। आखिर वो लड़की सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर इतनी सारी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकती है? हम बात कर रहे हैं उस ट्रैश डिबोरा के बारे में। तभी दूसरा प्रोफेसर बोलता है, अरे ये तुम क्या बात कर रहे हो? लेडी डिबोरा पहली पर्सन थी जो लास्ट वीक की क्विज टेस्ट के अंदर जिसने सबसे पहले एग्जाम को कंप्लीट कर दिया था। हाँ, वो बात अलग है कि उसे दोबारा से क्विज टेस्ट के लिए नहीं बोला हमने। तो मुझे लगता है कि जो प्रोफेसर काइल है उन्होंने ही डिबोरा को सारे आंसर्स बताए होंगे और वो बाकी सबको ये दिखाते हैं मानो वो डिबोरा से बिल्कुल डिससेटिस्फाइड है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उसको असिस्ट करते रहते हैं। तभी एक दूसरा प्रोफेसर बोलता है, अब वैसे भी उसके पास सेम्यूअर फैमिली का बैकग्राउंड है और वो इतना एरोगेंट इसलिए बिहेव करती है क्योंकि ड्यूक उसे सपोर्ट करते हैं। फिर वो प्रोफेसर कहता है, वो बस मास्टर ऑफ मैजिक टावर ही तो है, उसे तो बहुत वाइज और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर वो अपनी डॉटर की वजह से इमोशंस के अंदर बह जाता है तो फिर तो मुझे ये डाउट होता है कि क्या वह सच में क्वालिफाइड है मैजिक टावर का मास्टर होने के। फिर हमें इस प्रोफेसर के बारे में बताया जाता है, इसका नाम विलियम रेमोंड है जो कि मार्ग्रेव रेमोंड का तीसरा बेटा है। वो एक मैजिक टावर के एल्डर है। ये सुनकर एक दूसरा प्रोफेसर बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें नहीं लगता इस तरह की बातें करना बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है? क्योंकि जो ड्यूक सिम्योर है वो पूरे एम्पायर के अंदर एक लौता 7th क्लास का मेज है। वो एक ऐसे रिल्म में पहुंच चुका है जहां तक कोई आर्क मेज आसानी से पहुंच भी नहीं सकता। ये सुनकर वो विलियम बोलता है, तो क्या इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि हमें अपना मुंह शांत रखना होगा जबकि जो इनजस्टिस है वो हमारी नाक के नीचे से हो रहा है? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो सिम्योर फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन हमें कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं लेटर के थ्रू एक अपील करूँ ताकि लेडी डिबोरा को इस अकेडमी से ही निकाल दिया जाए। ये सुनकर बाकी के प्रोफेसर एकदम शांत हो जाते हैं। वो कहते हैं, क्या तुम एक लेटर के थ्रू अपील करोगे? फिर विलियम कहता है, तुम बिल्कुल सही समझे, हम ऐसे ही किसी को मुफ्त के फायदे नहीं उठाने दे सकते, भले ही वो सिम्योर फैमिली का क्यों ना हो। तभी उसी मीटिंग में वही पर्सन बैठा होता है जिसको डिबोरा ने सुबह बहुत ज्यादा मारा था। फिर वो भी जोर से बोलता है, किसी ऐसे पर्सन के लिए जो कि माना तक कंट्रोल नहीं कर सकता, बस वो अपनी फादर की अथॉरिटी यूज करती है। मुझे लगता है वो अपनी लाइन क्रॉस कर चुकी है, तो इसी वजह से मैं विलियम के साथ एग्री करता हूँ। फिर वो कहता है, हम लोग ऐसे ही नहीं बैठे रह सकते जब हमारी अकेडमी में इस तरह की वायलेंट और हॉरिफाइंग वुमेन मिसबिहेव करेगी तो। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रोफेसर काइल के पास। वो अपने मन में सोचते हैं, अरे नहीं, मैं बिल्कुल पागल होते जा रहा हूँ। उन लोगों को लगता है कि मैं लेडी डिबोरा को असिस्ट कर रहा हूँ। आखिर इस तरह के रूमर्स को कौन फैला रहा है? फिर वो उसके असिस्टेंट से बोलता है, क्या तुम्हें अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला कि लेडी डिबोरा ने बाकी के स्टूडेंट्स को थ्रेटन किया और फिर एग्जाम में चीट किया? लेकिन वो असिस्टेंट आगे कुछ बोल पाता उससे पहले दरवाजे से एक पर्सन अंदर आता है। फिर प्रोफेसर काइल बोलते हैं, आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जब बिना नॉक करे सीधा अंदर आ रहा है?
लेकिन जब वो सामने देखता है वहां पर अकेडमी के डीन आए हुए होते हैं। फिर वो आते ही कहते हैं इस वक्त अकेडमी के अंदर कुछ ज्यादा ही डिस्टरबेंस पैदा हो रही है, और स्पेशली इक्वेशन थ्योरी डिपार्टमेंट के अंदर तुम अपनी जॉब अच्छे से क्यों नहीं कर रहे हो। ये कहते हुए वो उनको एक लेटर थमा देते हैं जो कि वही अपील का लेटर होता है जिसको बाकी के प्रोफेसर्स ने लिखा था। फिर डीन पूछते हैं तो अब क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे कि आखिर ये सब किस बारे में बात चल रही है। लेकिन जो प्रोफेसर काइल होता है वो कहता है डीन मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ, मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तभी डीन की नजर उन आंसर शीट्स पे पड़ती है जो कि डिबोरा ने लिखी थी। वो कहते हैं कि ये वही क्वेश्चंस हैं जो कि डिबोरा ने सॉल्व करे हैं। फिर उन आंसर्स को देख के डीन अपने मन में सोचता है ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सपोर्ट मैजिक के ऊपर बेस्ड हैं, और इनके अंदर भी ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर माना की क्वांटिटी को फाइंड करना है। तो इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी ज्यादा जीनियस है, उसके लिए भी ये बिल्कुल नामुमकिन होगा इतना जल्दी सॉल्व करना। लेकिन जो प्रोफेसर काइल है वो फिर से बोलते हैं डीन आप मेरा विश्वास करिए, मैंने सच में कोई आंसर्स को लीक नहीं करा, उन बाकी के प्रोफेसर्स ने बस अंदाजा ही लगाया है और फिर मुझको फ्रेम कर दिया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है डिबोरा ने पक्का कुछ स्टूडेंट्स के साथ टीम अप किया होगा और फिर उनके आंसर्स को कॉपी कर लिया। लेकिन ये सुनकर डीन कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है ऐसा होना पॉसिबल भी है? अगर वो इस मेथड का यूज करती चीटिंग करने के लिए तो बड़े आराम से पकड़ी जाती। ये सुनकर प्रोफेसर काइल बोलता है और ये भी हो सकता है कि सिमर फैमिली के पास कोई ऐसा आर्टिफैक्ट हो जिसकी मदद से डिबोरा को चीटिंग करने में हेल्प मिली हो, क्योंकि आप तो जानते ही हैं जो सर बेलेक है वो एक आउटस्टैंडिंग आर्टिफैक्ट क्रिएटर है। फिर डीन कहता है ये सब बस तुम्हारी थ्योरी है, तुम्हारे पास कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है इसको प्रूफ करने के लिए, और क्या तुम्हारे पास थोड़ा दिमाग भी है? अगर ऐसा कोई आर्टिफैक्ट एग्जिस्ट भी करता तो बेलेक को तो अभी तक फैमिली हेड की पोजीशन मिल भी जाती। फिर वो मनी मन कहता है अब ये मैटर बहुत ही ज्यादा सीरियस होता जा रहा है, जिस बच्चे पे मैंने ध्यान देना छोड़ ही दिया था ताकि उस पर ज्यादा बोझ ना पड़े, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस मैटर को मैं अनदेखा नहीं कर सकता क्योंकि अब सवाल अकेडमी की रेपुटेशन पे आ जाता है। तो मुझे लगता है कि अब मुझे खुद ही डिबोरा से मिलना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है डीन के ऑफिस पर। वहां पर डिबोरा और डीन दोनों बैठे होते हैं। फिर डिबोरा अपने मन में सोचती है ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी एक्शन ले रहे हैं, और अब जब मैं इनकी तरफ देख रही हूँ ये मुझे बिल्कुल फादर की तरह दिख रहे हैं। फिर डीन उससे बोलता है क्या बात है डिबोरा, तुम तो अब बड़ी हो गई हो और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मरियन खुद सामने हो। फिर डिबोरा को पास्ट की मेमोरीज याद आने लगती है जिसमें उसके अंकल कह रहे थे आज के दिन तुम्हारा बर्थडे है डिबोरा, तो तुम गिफ्ट के तौर पर ये रखो और कभी भी इसको अपने से दूर मत होने देना। डिबोरा कहती है अच्छा ये पर्सन शायद ही मेरी मदर को पसंद किया करते थे। फिर वो उस ड्रीम से बाहर आती है और कहती है आखिर ये कैसी मेमोरी थी। फिर उसे धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है कहीं इनके बीच में कोई लव ट्रायंगल तो नहीं चल रहा था जैसे रोजार्ड बेलेक और मिया के बीच में था। नोल के अंदर इन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया ताकि मरियन खुश रह सके मेरे फादर के साथ। तो कुछ ऐसी है मेरे अंकल की सैड स्टोरी। फिर वो कहती है देखा जाए तो इनके ट्विन ब्रदर यानी कि मेरे फादर मास्टर ऑफ मैजिक टावर है आज, और तो और सेमियर फैमिली के हेड भी हैं। लेकिन जो मेरे अंकल हैं उनको तो बहुत इंफीरियर ओहदा मिला है इस अकेडमी के डीन होने का। लेकिन अब जो भी हो इनका प्यार तो इनसे छिन गया। तभी डीन डिबोरा को वही लेटर ऑफ अपील दिखाता है और कहता है बिना किसी झूठ के सही सही एक्सप्लेन करो मुझे और बताओ कि सच क्या है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें अकेडमी से ना निकाला जाए तो तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। ये सुनकर डिबोरा मन में सोचती है क्या बात है, मानना पड़ेगा इनके अंदर भी सेमियर ब्लड ही है, इनका भी नेचर बिल्कुल कोल्ड है। फिर आगे डीन बोलते हैं एक लौता रीजन जिसकी वजह से मैं एग्री हुआ था तुम्हें इस अकेडमी में एडमिशन देने के लिए, वो यही था कि तुम्हें थोड़ी मैजिक से अटैचमेंट थी, और अब क्योंकि तुम्हारे पास एक सेमियर ब्लड है तो मेरे दिल का एक हिस्सा तुम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, और मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन तुम एक मेज के रूप में अवेकन ज़रूर होगी। सो मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि जो भी आंसर तुम मुझे अब दोगी वो मुझे निराश ना कर दे बस। ये सुनकर डिबोरा कहती है अंकल मैं नहीं जानती कि आप किस तरह का आंसर मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट हाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जो भी सिचुएशन अभी क्रिएट हुई है इससे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ये सुनकर डीन कहता है क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? फिर डिबोरा कहती है हाँ अंकल मैंने तो बस इतना ही किया था कि जो भी इक्वेशंस मुझे दी गई थी उनको मैंने जल्दी से सॉल्व कर दिया, और बस इसी सिंपल से रीज़न की वजह से सब लोग मुझ पे उंगलियां उठाने लग गए और ये तक क्लेम करने लग गए कि मैंने प्रोफेसर से आंसर्स मांगे हैं। सिचुएशन अब ऐसी हो गई है मानो वो मुझे पहले से एक क्रिमिनल मान चुके हैं। एंड हाँ इस बात पे आप गौर करिए, इस वजह से जो मेरी रेपुटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, और आखिर बिना किसी एविडेंस के ये मुझ पर इस तरह के इल्ज़ाम लगा कैसे सकते हैं, और ये कुछ ऐसा है जो कि मैं अनदेखा नहीं कर सकती। ये सुनकर डीन कहता है
इसका मतलब कि तुम ये क्लेम कर रही हो कि तुम इनोसेंट हो और तुम पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। फिर डिबोरा कहती है, यस अंकल, आप सही कह रहे हैं। सो इसीलिए मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ग्रांट करें जिससे हम इस केस के बॉटम तक जा सके। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कौन सी इक्वेशन दी जाती है और कौन उन इक्वेशंस को मुझे दे रहा है। मुझे एक मौका दीजिए जिससे मैं ये प्रूव कर सकूं कि मैंने किसी भी तरह की कोई चीटिंग नहीं करी, और मैं ये सबकी आंखों के सामने करना चाहूंगी। ये सुनकर डीन कहता है, क्या तुम सीरियस हो? डिबोरा कहती है, यस अंकल, अब मैंने सोच लिया है कि यही इकलौता रास्ता है जिससे मैं अपनी रेपुटेशन को दोबारा से बिल्ड कर सकती हूँ और वापस से वही होनर पा सकती हूँ जो मैंने खो दी थी। फिर वो मनी मन सोचती है, देखा जाए तो रेपुटेशन और होनर मेरे पास शुरुआत से ही नहीं था। ये सुनकर डीन कहता है, हाँ वैसे मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। फिर मुझे यही उम्मीद है कि तुम तुम्हारी इनोसेंस को प्रूव कर सको सबके सामने। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक क्लब के मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि बैठकर पोकर खेल रहे थे। फिर हमें बताते हैं कि इस क्लब का नाम एप्सिलॉन है जिसका क्लब मास्टर खुद आइसोडोर है। तभी एक मेंबर बोलता है, आइसोडोर, क्या बात है, मुझे लगता है कि आज तुम थोड़े अनलकी हो, पता नहीं आज तुम्हारा फोकस कहाँ पर है। फिर आइसोडोर अपने मन में सोचता है, क्या कल सुबह वो टाइम है जब लेडी डिबोरा की पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। तभी एक मेंबर बोलता है, हे गाइस, क्या तुमने रिसेंटली एक स्टोरी सुनी? बाकी सब बोलते हैं, आखिर किस स्टोरी की बात कर रहे हो तुम? अरे वही कि जो पिलफ था उसने मिया बेनोक को इस तरह अपने हाथों में पकड़ रखा था मानो वो उसकी प्रिंसेस हो। फिर बाकी के मेंबर्स भी बोलते हैं, हाँ हाँ हमने भी सुना था, ये बहुत ही बचकानी बात है, बट ये बात तो सबको पता है ऑलरेडी, क्या तुम्हें कुछ और भी कहना है? फिर वो पर्सन बोलता है, ये सब यहीं पर खत्म नहीं होता। सबसे फनी चीज तो ये है, उस इंसिडेंट के बाद से ही मिया बेनोक ने एरेक्रोन सोशल क्लब को ज्वाइन कर लिया। ये सुनकर बाकी के मेंबर्स बोलते हैं, क्या वो औरत अननोन फैमिली से बिलोंग नहीं करती? जबकि जो पिलफ है वो पूरी एरेक्रोन सोशल क्लब का लीडर है। आखिर उसने इस वुमेन को एंटर करने ही कैसे दिया क्लब में, जो पर्सन ब्लड लाइन पे सबसे ज्यादा फोकस करता है? एनीवेज, इन दिनों मिया बेनोक अपनी हीलिंग एबिलिटीज को यूज कर रही है दूसरों पर, और इस वजह से लोग उसे सेंटेंस की रीइंकार्नेशन मानते हैं। सो मुझे लगता है कि पिलफ उसको सबके सामने इस तरह दिखाना चाहता है कि वो भी खुद एक सेंटेंस है। ये सुनकर आइसोडोर मन में सोचता है, क्या बात है, इस बार तो पिलफ ने भी अपना थोड़ा दिमाग चलाया। फिर बाकी के मेंबर्स भी सवाल पूछने लग जाते हैं, क्या उसकी डिवाइन पावर्स सच में बहुत स्ट्रांग है? फिर दूसरा बताता है, उसके बारे में भी हमें जल्दी पता लग जाएगा। जो हाई रैंकिंग प्रीस्ट होते हैं वो किसी भी शख्स की डिवाइन पावर्स की क्वालिटी और प्योरिटी को जांच कर सकते हैं। ये सब सुनकर आइसोडोर कहता है, टाइम कितनी जल्दी पास होता है, क्या सब लोग को याद है कि आज हमारा यहाँ पर इकट्ठा होने का गोल क्या है? तभी एक पर्सन कहता है, अरे हाँ, गेम खेलते खेलते मैं तो भूल ही गया था इस बारे में, हम बात करने वाले थे न्यू मेंबर्स को रिक्रूट करने के बारे में। लेकिन सर आइसोडोर, लेडी साइरिल कुछ रूमर्स को फैला रही है कि इस साल हम किसी भी मेंबर को रिक्रूट नहीं करने वाले। तभी क्लब का एक और मेंबर बोलता है, क्या उसे सच में ऐसा लगता है? अब जब ये बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए लेडी साइरिल को क्लब से निकालना, हम उसकी तरह और नए मेंबर्स को रिक्रूट नहीं कर सकते। फिर हमें बताया जाता है इस पर्सन का नाम टायरी ऑर्गो है, जो कि ऑर्गो फैमिली का तीसरा बेटा है। फिर टायरी आइसोडोर से बोलता है, क्या मैंने सही नहीं कहा सर आइसोडोर? फिर आइसोडोर सोचता है, टायरी ऑर्गो, अगर इसके ब्रदर डायरा जो कि स्वॉर्ड सेंट है उससे कंपेयर किया जाए तो इसकी पर्सनैलिटी थोड़ी लाइट हार्टेड है। फिर आइसोडोर कहता है, सिचुएशन अब बदल चुकी है सर टायरी, ये तो नेचुरल सी बात है कि हम लोग ऑफ कोर्स रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे जब कुछ मेंबर्स क्लब को छोड़ देंगे। तभी मेगुल अपने मनी मन सोचता है, माय लॉर्ड, आप कितने बेशरम हैं, आखिर आप ही तो वो पर्सन थे जिसने एक पर्सन को थ्रेटन किया था हमारे सोशल क्लब को लीव करने के लिए और उसको ब्लैकमेल किया क्योंकि उसने एक क्लासमेट से एक ऐसे को कॉपी किया था, उसका फायदा उठा के। फिर वो सोचता है, एक और बात, इन दिनों मैं नोटिस कर रहा हूँ कि माय लॉर्ड उन मैटर्स पे ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं जो कि लेडी डिबोरा से रिलेटेड है। अब कल की बात ही ले लो। फिर हमें कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइसोडोर कहता है, पहली बात तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा ही हैंडसम हूँ और मेरी लुक्स को आसानी से शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मुझको आखिर किसी ने ऐसी रिक्वेस्ट कैसे दे दी कि वो खुद ही पर इन्वेस्टिगेट करे? मतलब ये बात कर रहा है कि आइसोडोर को इन्वेस्टिगेट करने की, जो कि ये खुद ही है। ये सोचकर मेगुल अपनी हंसी को अंदर ही अंदर रोके जा रहा था। फिर मेगुल सबसे बोलता है, ऑल राइट, फिर हम रिक्रूटमेंट के बारे में बात करते हैं, चलो। फिर आइसोडोर कहता है, तुम लोग चाहो तो किसी टैलेंटेड पर्सन को रिकमेंड कर सकते हो।
ये सुनकर एक मेंबर बोलता है, सर आइसोडोर, कैसा रहेगा हम उस पर्सन के लिए वोट करें जिसको कोई एक ही पर्सन रिकमेंड करेगा। अगर उस पर्सन की रिकमेंडेशन सबसे बेटर हुई तो यहाँ पर टोटल 6 मेंबर्स मौजूद हैं, तो मुझे लगता है कि मेजोरिटी वोट भी आसानी से मिल ही जाएंगे। फिर बाकी के मेंबर्स भी इसके लिए राजी हो जाते हैं। तो सबसे पहले टायरी बोलता है, फुल हाउस। मुझे लगता है कि जिसको मैं रिकमेंड करूंगा वही हमारे क्लब का नया मेंबर बनेगा, तो किसी और की बात सुनने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ सेलिन बलूक को। अब क्योंकि सब लोग जानते हैं कि उसके पास एक्सेप्शनल टैलेंट है जो कि मानव को बहुत ही अच्छे से सेंस कर पाती है, तो क्या तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि उसके अंदर इतना पोटेंशियल तो है ही कि वो हमारे क्लब में ज्वाइन हो सके। और तो और उसके पास 5th इंपीरियल प्रिंसेस का भी फेवर है। ये सुनकर मेगोल सोचता है, हाँ 5th इंपीरियल प्रिंसेस विवियन हिस्टाग, वो क्राउन प्रिंस की एक लौती सिस्टर है और उसका कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस है एप्सिलॉन सोरोरिटी के अंदर। एंड हाँ मैं तुम्हें बता दूं, एप्सिलॉन क्लब के अंदर सोरोरिटी का मतलब फीमेल ग्रुप से है, तभी बाकी सब लोग भी एग्री कर जाते हैं इस पे। लेकिन फिर आइसोडोर बोलता है, यहाँ पर ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने अभी तक अपने कार्ड्स को रिवील नहीं किया। फिर वो अपने कार्ड को शो करता है, वो सब देख के एकदम शॉक हो जाता है। इसके बाद तो सारे फेस कार्ड हैं। ये देखकर तो टायरी भी एकदम शॉक हो जाता है। वो कहता है, मैं तो पहली बार इस तरह के हैंड्स देख रहा हूँ। इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 आउट ऑफ 6,50,000 है। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? इस पे विश्वास करना अभी भी मेरे लिए मुश्किल है। फिर टायरी खड़ा होकर कहता है, ये तो इम्पॉसिबल है। ये सुनकर आइसोडोर कहता है, मुझे लगता है कि मेरी डेस्टिनी मुझे ग्रेटनेस की तरफ ही ले जाती है हमेशा। लेकिन आइसोडोर मन में कहता है, मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं, ये ट्रिक सिर्फ मुमकिन हो पाई है स्पेशल मैजिक के थ्रू। फिर वो बताता है, हमारे क्लब के अंदर जितने भी मेल मेंबर्स हैं वो बेट्स और गैम्बलिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। वो तो इस बारे में भी नहीं सोचेंगे कि मैंने किसी तरह की चिटिंग करी है, क्योंकि मेरी रेपुटेशन ही इतनी ज़्यादा है। फिर टायरी कहता है, कितना शो ऑफ करोगे तुम, चलो फिर बताओ आखिर तुम किस पर्सन को रिकमेंड करोगे। फिर आइसोडोर कहता है, वेल अभी के लिए तो मेरे पास कोई भी नहीं है जिसको मैं रिकमेंड करूँ, लेकिन हाँ मेरे दिमाग में एक पर्सन तो है, लेकिन अभी मैंने उसकी कंसल्ट ली नहीं है। फिर टायरी कहता है, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा पर्सन भी एग्जिस्ट करता है जो कि तुम्हारे प्रपोजल को ठुकरा दे। लेकिन फिर आइसोडोर बात को बदलते हुए कहता है, हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि मेरी बेट जीतने के बदले तुम सब लोग लेडी डिबोरा की इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लो। ये सुनकर एक मेंबर बोलता है, क्या इन्वेस्टिगेशन? अरे हाँ मुझे पता है, जिसको लेकर विलियम रेमोंड कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गया था। ऐसा लगता है लेडी डिबोरा ने फिर से कोई बखेड़ा खड़ा कर दिया। वैसे भी वो औरत जानती ही नहीं कि उसे कब रुकना चाहिए, वो कभी नहीं बदल सकती। फिर एक दूसरा मेंबर कहता है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो सिमर फैमिली के अंदर एक लौती ट्रैश है जिससे कोई काम भी सही से नहीं होता। एक पर्सन बस अपना काम कर रहा होता है लेकिन वहीं पर ये आग लगा रही होती है। फिर वही पहला पर्सन बोलता है, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, दोनों ही पिलफ की वुमेन्स है, लेकिन दोनों को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये सुनकर आइसोडोर को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, सीधा कंक्लूजन पे मत उतरो, कोई नहीं जानता कि ये हाथ कौन सा होगा, क्योंकि अभी तक किसी ने इसको रिवील नहीं किया। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर, जहाँ पर विलियम रेमोंड और डिबोरा को सब लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है। उसको देखकर डिबोरा मन में सोचती है, तो ये वो बास्टर्ड है जो कि मुझे इतने बेकार मेथड से ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहा था। वैसे अगर इस पर्सन को साइड भी करे तो क्या सिचुएशन मेरे हाथ से निकलती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग प्रेजेंट हैं। पूरी एकेडमी के प्रोफेसर्स, वाइस डीन और डीन, सारे के सारे हाई रैंकिंग पीपल यहाँ पे मौजूद हैं। और उन सबसे ऊपर आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? आइसोडोर विस्कॉन्टी, टायरी ऑर्गो, इवन 5th इंपीरियल प्रिंसेस विवियन हिस्टाग, वो भी यहाँ पर आई है। ओह माय गुडनेस, ये सारे रॉयल मेंबर्स आखिर इतनी बिजी पर्सनैलिटी है, इनको यहाँ पे आने का वक्त कैसे मिल गया? क्या मेरी इस केस की वजह से कुछ ज्यादा ही अटेंशन मिल रही है? सच कहूँ तो इन सबको देखकर मेरी थोड़ी हालत खराब हो रही है। वैसे देखा जाए तो ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर इस केस के रिगार्डिंग ये लोग कुछ भी बोलते हैं तो उसका इन्फ्लुएंस पूरी सोसाइटी पर होगा। तभी एक प्रोफेसर कहता है, तो चलो शुरू करते हैं। अब मैं इस बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, तो लेडी डिबोरा को बस उनको सॉल्व करना है ऑन द स्पॉट। और ये बिल्कुल क्लियर मेथड है जिसमें सब लोग देख पाएंगे लेडी डिबोरा को सॉल्व करते हुए। लेकिन डिबोरा तो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रही थी और वो मन ही मन में कहती है, क्या तुम थोड़ा जल्दी स्टार्ट नहीं कर सकते, बहुत ही बोलते हो तुम। लेकिन जब वो प्रोफेसर क्वेश्चंस को लिख रहा था तभी डिबोरा समझ जाते कि इसमें क्या करना है। फिर इससे पहले कि वो प्रोफेसर सारे क्वेश्चन लिख पाते, साइड में डिबोरा वहाँ पे आंसर्स भी लिखना स्टार्ट कर देती है। फिर वो कहती है, अरे प्रोफेसर क्या हो गया, थोड़ा जल्दी करिए। बट वो अपने मन में कहती है, ये तो बस छोटी सी हाई स्कूल की सीक्वेंस प्रॉब्लम्स हैं,
इनको तो मैं बड़े आराम से आंखें बंद कर भी सॉल्व कर सकती हूँ। वो प्रोफेसर से कहती है, अगर इसी तरह चलता रहा तो प्रोफेसर आपके क्वेश्चंस को कंप्लीट करने से पहले ही मैं सारे आंसर वहाँ पे लिख दूंगी। ये देखकर वो प्रोफेसर वाइस डीन से पूछता है, मास्टर क्या आप ये बताएंगे कि क्या लेडी डिबोरा ने जो आंसर्स लिखे हैं वो सही हैं? फिर वाइस डीन बताते हैं कि ये सारे के सारे आंसर्स एकदम सही है। ये सुनकर आइसोडोर भी कहता है, क्या सच में? ऐसा पॉसिबल भी कैसे है? सच में माय लेडी आप कुछ ज्यादा स्ट्रेंज हो। फिर वही प्रोफेसर कहता है, क्या ये सारे आंसर सही हैं? आखिर ये मुमकिन भी कैसे है? क्या तुमने इनको गैस किया है डिबोरा? ये सुनकर डिबोरा कहती है, प्रोफेसर क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं इनको मैंने गैस किया है? लेकिन फिर इन क्वेश्चंस का क्या? ये 3 तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है ना? तभी डीन कहते हैं ये 3 आंसर्स भी एकदम सही हैं। लेकिन जो प्रोफेसर था उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। फिर डिबोरा कहती है, अब जब मेरी इनोसेंस को मैंने प्रूव कर दिया है सब लोगों के सामने, तो प्रोफेसर अब आपकी टर्न है। आपने जो मेरी रेपुटेशन खराब करी है आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर प्रोफेसर विलियम कहते हैं, ये स्पीड तो सेंस ही नहीं बनाती, तुमने पक्का किसी तरह की ट्रिक यूज करी होगी। हाँ यही सच है, तुमने पक्का किसी ब्लैक मैजिक का यूज किया होगा। लेकिन तभी डीन पीछे से बोलते हैं, विलियम ये आखिर तुम क्या बात कर रहे हो? जुबान संभाल के बात करो। मुझको पहले ही पता लग जाता अगर किसी तरह की चिटिंग इन्होंने की होती तो। क्या तुम इससे ये सिग्निफाई करना चाहते हो कि मैं और बाकी के प्रोफेसर जो यहाँ पे मौजूद हैं वो सारे अंधे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता क्या चल रहा है यहाँ पर? इसी सिचुएशन का फायदा उठाते हुए प्रोफेसर काइल भी बोलते हैं, तुमने मुझ पे इस तरह के एलिगेशंस लगाए कि मैं सिमिलर फैमिली को सर्व कर रहा हूँ और डिबोरा को असिस्ट कर रहा हूँ एग्जाम में, वो भी बिना किसी एविडेंस के। लेकिन तभी डिबोरा सोचती है, आखिर ये बास्टर्ड अब इस तरह की एक्टिंग क्यों कर रहा है? पहले तो मुझ पर कुछ ज्यादा ही चल रहा था। तभी डीन काइल से बोलते हैं, तुमने बार बार इस केस को मिस हैंडल किया है। और फिर वो विलियम रेमोंड से बोलते हैं, तुमने इस तरह का बिहेव करके जो अपनी लाइंस है उनको ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है, तो तुम्हें थोड़ी ज्यादा पनिशमेंट तो डेफिनेटली मिलेगी। फिर वो डिबोरा को बोलते हैं, डिबोरा कहती है, हाँ डीन बोलिए। वो कहते हैं, क्या तुम मुझे ये एक्सप्लेन कर सकती हो कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ? तुम्हारी जो स्पीड और एक्यूरेसी थी वो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग थी और किसी भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सुनकर डिबोरा कहती है, आखिर मुझे क्यों बताना चाहिए और क्यों ही मैं एक्सप्लेन करूं? ये सुनकर डीन भी कहता है, क्या ये तुम क्या कह रही हो डिबोरा? फिर वो बताती है, विलियम रेमोंड ने एक लेटर ऑफ अपील सेंड किया था मुझे, वो भी बिना किसी एविडेंस के होते हुए, वो भी सिर्फ इस छोटे से रीजन के लिए कि मैंने इन इक्वेशंस की प्रॉब्लम को इतनी जल्दी सॉल्व कर लिया। और तो और इस पूरे केस के अंदर किसी एक सिंगल पर्सन ने भी थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज नहीं किया इनके मिसबिहेव को लेकर। एंड मुझे तो पूरा विश्वास है उल्टा बहुतों ने उसको सपोर्ट किया होगा। फिर वो कहती है, तो क्या ये सही समय है ये सुनने का कि प्रोफेसर काइल मुझसे क्या कहना चाहते हैं? इसी के साथ डिबोरा वो रिकॉर्डिंग क्रिस्टल बाहर निकालती है। उस क्रिस्टल को देख के तो प्रोफेसर काइल भी एकदम शॉक हो जाता है और कहते हैं, सच में वुमेन्स के ऊपर कभी ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता उसने हमारी कन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग करी। फिर वो चिल्ला के कहता है, अरे जरा रुको। वो कहता है, लेडी डिबोरा क्या इसकी कोई जरूरत भी है कि आप इस मैटर के अंदर किसी मैजिक डिपार्टमेंट की चीज को लेकर आए? जिस उनको डिबोरा कहती है, इस आर्टिफैक्ट को तो मुझे मेरे एल्डर ब्रदर बेलेक ने मुझे गिफ्ट किया था। वैसे मैंने ये नहीं सोचा था कि ये मेरे इस तरह काम में आएगा। फिर प्रोफेसर काइल बोलते हैं, वाइस डीन प्लीज मेरी बात तो सुनिए एक बार। लेकिन वाइस डीन कहते हैं, मैं सच में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ आपसे प्रोफेसर काइल। तभी पीछे से एक लेडी बोलती है, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आप इस तरह के रैशनल डिसीजंस लेंगे प्रोफेसर काइल। फिर डिबोरा कहती है, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि मुझ पर 2 पार्टीज ने अटैक किया, पहला तो प्रोफेसर और दूसरा स्टूडेंट काउंसिल। और मुझको अपनी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए यहाँ पे खुद खड़ा होना पड़ा। और वैसे भी मैंने किया ही क्या था, जो भी इक्वेशंस मुझे दी गई थी उनको मैंने अपना बेस्ट देके क्विकली सॉल्व किया। और अब ऐसी सिचुएशन में आखिर मुझे क्यों अपनी नई इनोवेशन को रिवील करना चाहिए? क्योंकि ये एक ऐसा इम्प्रूव्ड मेथड है जो कि मैंने अपने हार्ड वर्क से डिस्कवर किया है। ये सुन के बाकी सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं, क्या आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है? यहाँ पे बात चल रही है सुप्रीम रेगुलरिटी ऑफ माना की, जिसको बनाने में एक आर्कमेज और एक ड्रैगन ने हेल्प करी थी। आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है कि ये उस मेथड को इम्प्रूव कर पाए? तभी डीन कहता है, डिबोरा क्या ये जो तुम कह रही हो ये सच में पॉसिबल है? डिबोरा कहती है, यस डीन, मैंने एक ऐसा मेथड डिस्कवर किया है जिसके थ्रू हम इक्वेशंस को और भी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो मेथड मैंने डिस्कवर किया है ये अभी के एग्जिस्टिंग मेथड से भी ज्यादा मोर प्रिसाइज और एक्यूरेट है। सब लोग उन हिस्टोरिकल फॉर्मूलाज में इतना इन्वॉल्व है। आखिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई आर्कमेज है या नहीं? अगर यहाँ पे कोई ऐसा रास्ता है
जिससे और भी एफिशिएंटली आंसर को निकाला जा सकता है। फिर बाकी जितने भी लोग वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो कहते हैं कि जो एंशिएंट मेथड है वो अपने आप में ही बहुत परफेक्ट है। और इसने क्या कहा, इम्प्रूवमेंट। आखिर ये किस तरह की बकवास कर रही है। ये सुनकर जो वाइस डीन है वो कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुमने देखा नहीं कि लेडी डिबोरा ने जितनी जल्दी आंसर्स दिए उतनी जल्दी तो कोई इन इक्वेशंस को सॉल्व भी नहीं कर सकता। और अगर उन्होंने सक्सेसफुली इस मेथड को इम्प्रूव कर दिया इसका मतलब तो ये हुआ कि ये तो एक रेवोल्यूशनरी केस है। और जो टाइम लगता है स्पेल्स को कास्ट करने में वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन वो लोग तो मानने को तैयार ही नहीं थे। वो कहते हैं इम्पॉसिबल, इस बात पर तुम्हें विश्वास ही नहीं कर सकता, पक्का से लेडी डिबोरा हमें बेवकूफ बना रही होगी। फिर मनी मैन आइसोडोर भी सोचता है देखा जाए तो मुझको भी यही लगता है। फिर इस तरह की सिचुएशन को देखकर डिबोरा कहती है मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे अभी भी लोग मौजूद हैं जो मुझ पे डाउट कर रहे हैं, जबकि मैंने अपनी इनोसेंस को प्रूव भी कर दिया सबके सामने। हम सब बात कर रहे हैं मेरे बारे में जो कि डायरेक्ट डिसेंडेंट है सिम्योर फैमिली की, लेकिन तभी भी तुम लोगों को मुझ पर डाउट है। तो मैं आप सबके सामने मेरा एक मेथड को रिवील करना चाहूंगी जिसको मैंने अपनी मेहनत और एफर्ट्स लगा कर इम्प्रूव किया है। ये सुनकर वाइस डीन कहते हैं लेडी डिबोरा क्या आप सीरियस हैं? डिबोरा कहती है यस वाइस डीन, आप चिंता मत कीजिए। फिर वो अपने मन में सोचती है इस दुनिया के अंदर एक्स और वाई जैसी इक्वेशंस एग्जिस्ट नहीं करती, तो इन लोगों को मैं एक अलग कॉन्सेप्ट दिखाती हूँ। इस वजह से इनके पास कोई चॉइस ही नहीं होगी और इनको हर एक इक्वेशन को लाइन बाय लाइन कैलकुलेट करना होगा। वो कहती है मैं अब भी उन पास्ट के दिन को याद करती हूँ तो मुझे वो टाइम याद आ जाता है जब मैंने फोर्सफुली इतने सारे फॉर्मूलाज को याद करना शुरू किया था अपने स्कूल टाइम पर, और मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो सारी नॉलेज अब मेरे यहाँ पर काम में आएगी। फिर वो सबको बताती है बस तुम लोगों को ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस मेथड के थ्रू कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल हो जाती है। तभी एक लेडी बोलती है मैं तो बिल्कुल स्पीचलेस ही हो गई हूँ, आखिर डिबोरा इस तरह के फॉर्मूलाज को कैसे क्रिएट कर सकती है। फिर दूसरा पर्सन बोलता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये बिल्कुल डेविलिश आइडिया है। फिर बाकी सारे लोग भी बोलने लगते हैं अगर हम लोग लेडी डिबोरा के इम्प्रूव्ड मेथड का यूज करके बहुत ही क्विकली आंसर्स को निकाल सकते हैं फिर तो ये एक कमाल की डिस्कवरी है। और तो और जो सिल्वर ड्रैगन है वो अगर अपने एटर्नल स्लम्बर से बाहर आ गया फिर तो वो एकदम सरप्राइज हो जाएंगे ये देखकर। वो कहने लगते हैं जैसा कि एक सेम्योर से एक्सपेक्ट किया जा सकता था। आखिर लेडी डिबोरा ने ये प्रूव कर दिया कि वो एक जीनियस है जबकि वो मानव को सेंस भी नहीं कर सकती। सही में ये कॉम्पैक्ट मेजिस के लिए बहुत ही यूजफुल मेथड है क्योंकि इसका यूज करके जो कास्टिंग स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। ये सब सुनकर डिबोरा मन में कहती है बहुत बढ़िया, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। फिर डिबोरा सबसे कहती है तो क्या अब तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए? लेकिन तब भी मेरा गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ। यहाँ पर एक और बात है जिसको मैं आप सभी से डिस्कस करना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर आयरन ऑसलेट को दिखाया जाता है। उसको देखकर वाइस डीन बोलते हैं आयरन आखिर तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? फिर आयरन कहती है असल में यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। बाय चांस मैंने कुछ कन्वर्सेशन सुन ली थी जो कि विलियम रेमोंड और उसके क्लब मेंबर्स के बीच में हो रही थी। ये सभी प्लानिंग कर रहे थे ताकि वो लेडी डिबोरा पे झूठे इल्जाम लगाकर उसे फंसा सके। भले यहाँ पर कोई एविडेंस नहीं था कि उन्होंने चीटिंग करी, लेकिन फिर भी इन्होंने एक लेटर ऑफ अपील भेजा जिससे ये एक स्कैंडल को क्रिएट कर सके। इवन वो तो ड्यूक सिमोर के बारे में भी कमेंट्स करने लग गए थे जैसे उनके पास तो वो क्वालिटीज ही नहीं है कि वो मेज टावर के मास्टर बन सके। सो मुझे बस यही कहना था। तभी डिबोरा चिल्ला के कहती है विलियम रेमोंड आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि मेरा यूज करके तुमने मेरे फादर की इंसल्ट करी? लेकिन विलियम तो बिल्कुल खत्म हो चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। तभी आइसोडोर कहता है क्या ये सब सच है? कितनी बेकार स्कीम प्लान करते हैं ये लोग, सच में ये इडियट ही है। डिबोरा कहती है हो सकता है कि मेरे फादर इस मैटर को ऐसे ही जाने दें क्योंकि मेरे फादर थोड़े दयालु हैं, बट मैं नहीं हूँ। ये सुनकर वाइस डीन कहता है आखिर आपका कहने का क्या मतलब है लेडी डिबोरा? तभी डिबोरा एक क्रीपी स्माइल देती है और कहती है अभी तक यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, जितने भी लोग विलियम रेमोंड के साथ मिले हुए थे और जिन्होंने भी मेरी इंसल्ट करी थी, लेकिन उसके आगे बताने से पहले ही सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें मैजिक टावर को दिखाया जाता है, वहां पर मेजिस बोल रहे होते हैं। ये कितना ज्यादा क्रिएटिव आइडिया है। तुम तो कहा करते थे कि एंशिएंट आर्कमेज सिमियोन का ये जो मेथड है इसके अंदर कोई फ्लॉ ही नहीं है, लेकिन आखिर किसने सोचा था कि इसके जैसा एक परफेक्ट मेथड भी बाद में इम्प्रूव किया जा सकता है। फिर उन्हीं में से एक आर्कमेज बोलता है ये कोई मजाक नहीं है, तुम जब चाहो तब इसको कास्ट कर सकते हो, वो भी बिना किसी कैलकुलेशन के, अगर तुम इस मेथड का यूज करते हो तो। फिर वो आगे कहता है अगर इस बारे में सोचकर भी देखें कि सिमियर फैमिली के एक ट्रैश इस तरह के आइडिया को लेके आएगी, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मैंने ऐसा दिन देख लिया आज। चलो अच्छा ही है, कम से कम उसके पास इस टाइप की एक एबिलिटी तो है। इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास माना सेंस करने का टैलेंट नहीं है।
तभी एक दूसरा मेज बोलता है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें इस तरह रैकलेसली लेडी डिबोरा के इस मेथड को यूज नहीं करना चाहिए। फिर बाकी के मेजेस भी पूछते हैं लेकिन ऐसा क्यों। फिर वो उनको एक पेटेंट दिखाता है, उसको देख के बाकी के मेजेस चौंक जाते हैं। फिर उस मैजिक पेपर के ऊपर लिखा होता है, यहाँ पर डिटेक्ट किया गया है कि आपने टर्म्स एंड कंडीशन को ब्रेक किया है, जो कि डिबोरा सिम्योर का पेटेंट प्रोटेक्टेड वर्क है। सो प्लीज अभी इस मेथड को यूज करना बंद करें एंड कृपया 30 गोल्ड्स का फाइन भरें। और अगर आपको इसका यूज करना है तो आपको इसका मंथली सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जो कि 7 सिल्वर और 99 कॉपर का है। ये पढ़कर तो वो मेज एकदम बौखला जाता है। वो कहता है, अब आखिर ये मंथली सब्सक्रिप्शन क्या है। फिर दूसरा मेज उसे बताता है, तुम्हें इसको देखकर क्या लग रहा है। ये तुम्हें बताना चाह रहा है कि तुम्हें हर महीने इसका अमाउंट पे करना पड़ेगा अगर आपको इस इम्प्रूव्ड मेथड का यूज करना है, क्योंकि लेडी डिबोरा ने इस फॉर्मूला के ऊपर अपना पेटेंट लगा दिया है। अगर आपने इसका यूज किया वो भी बिना पे करे तो आपको एक वार्निंग नोटिस मिलेगा, फिर हमें फाइन भरना पड़ेगा जैसा कि तुमने अभी भरा है। ये सुनकर वो मेज कहता है, अरे बाप रे, इसके रूल्स तो कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट है। फिर वो मेज कहता है, देखा जाए तो ये इतना ज्यादा प्राइस भी नहीं है, बस 7 सिल्वर ही तो है हर महीने के। और क्या तुम्हें ये पता है कि जो रेमोंड फैमिली है और कुछ बाकी के सोशल क्लब्स जिन्होंने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था और उसकी रेपुटेशन को खराब किया था, वो कम्प्लीटली ब्लैकलिस्ट कर दिए गए हैं। वो लोग इस फॉर्मूले को सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें डिबोरा को दिखाया जाता है। वो मैजिक विंडो में देखते हुए कहती है, आखिर अभी तक कितने पैसे इकट्ठा हो गए। वो बताती है, अगर मैं सच कहूँ तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एक फॉर्मूला को भी पेटेंट किया जा सकता है। तभी वो बताती है कि 3 हफ्ते पहले क्या हुआ था, जहाँ पर लुइस कहता है, माय लेडी, आप इन दिनों कुछ ज्यादा यहाँ पे आ रही है और मैं अभी भी आपकी आखिरी रिक्वेस्ट पे काम कर रहा हूँ, तो कैसा रहेगा कि आप इस रिक्वेस्ट की डेडलाइन को थोड़ा पोस्टपोन कर दे। डिबोरा कहती है, मैं अपनी किसी रिक्वेस्ट की क्वेरी करने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ पर, मैं बस किसी चीज को लेकर थोड़ा क्यूरियस हूँ। फिर लुइस गोल्ड एंड क्रिस्टल लेने के बाद बोलते हैं, माय लेडी, आखिर वो क्या चीज है। डिबोरा मन में कहती है, इस पर्सन को सच में पैसा बहुत पसंद है। डिबोरा कहती है, क्या ये पॉसिबल है किसी न्यू इन्वेंशन को मोनोपोलाइज कराना, अगर उस इन्वेंशन के बारे में पब्लिक में रिवील भी हो गया तो। लुइस कहता है, मुझे लगता है माय लेडी आप पेटेंट कराने के बारे में कह रही हैं। हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, पेटेंट राइट्स को लेना। और अगर आपको एक पेटेंट सर्टिफिकेट मिल गया जुडिशरी से, जो कि हमारी विस्काउंटी फैमिली पिछले 300 सालों से संभाल रही है, और आपने कई सारे आर्टिफैक्ट्स और एल्केमी के ऑब्जेक्ट्स पर ब्लैंके गिल्ड का पेटेंट जरूर देखा होगा। ये सुनकर डिबोरा कहती है, तो फिर तुम अब मुझे ये बताओ मैं इसको कैसे कर सकती हूँ। फिर लुइस कहता है, माय लेडी, इस वक्त मैं जेम्स से ज्यादा ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि आखिर आप क्या चीज पेटेंट कराने की सोच रही है। तो अगर आप मेरी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई कर देती है तो इस प्रोसीजर में मैं आपकी हेल्प करूंगा ताकि जल्द से जल्द आपको एक पेटेंट मिल जाए। ये सुनकर डिबोरा मन में कहती है, क्या ये किसी टाइप का दलाल है जो पेटेंट करवा लाएगा। फिर वो लुइस से कहती है, ओके फाइन, लेकिन अच्छा रहेगा कि हम एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट तैयार कर ले ताकि इन्फॉर्मेशन लीक होने का कोई रिस्क ना रहे। लुइस कहता है, ऑलराइट माय लेडी, लेकिन इसके बदले में अगर ये पेटेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो इसका 20% शेयर मुझे मिल जाए तो कैसा रहेगा। फिर डिबोरा कहती है, मैं तुमसे बार बार इस बारे में बात नहीं कर सकती, क्या तुम नहीं जानते कि मैं डिबोरा सिम्योर हूँ। फिर लुइस कहता है, चलो फिर ये कैसा रहेगा, 10%, और इसी के साथ साथ ब्लैंके के जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं उन सभी पे 30% डिस्काउंट सिर्फ लेडी डिबोरा के लिए। फिर माय लेडी, ये ऑफर कैसा लगा आपको। डिबोरा मन में सोचती है, वेल देखा जाए तो मुझे फ्यूचर में बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स को खरीदने की जरूरत है, तो ये ऑफर इतना बुरा भी नहीं है। फिर वो लुइस से कहती है, ऑलराइट, इस कंडीशन के साथ हमारे बीच में डील होती है। फिर जब सारा पेपर वर्क हो जाता है फिर लुइस पूछता है, माय लेडी, क्या आप अब मुझे ये बता सकती है कि आप क्या पेटेंट कराना चाहती हैं। डिबोरा कहती है, ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें तो पता ही होगा कि जो सिमियोन का मैजिक इक्वेशन का फॉर्मूला था उसको मैंने थोड़ा इम्प्रूव कर दिया था, तो बस मैं यही सोच रही थी क्या मैं उस फॉर्मूला को अपने नाम पर पेटेंट करा सकती हूँ। ये सुनकर लुइस कहता है, क्या आपने आर्किमिडीज सिमियोन के मेथड को इम्प्रूव कर दिया, ये तो कुछ ज्यादा ही सरप्राइजिंग है। वेल देखा जाए तो जब ये आइसाडोर था तब इसको पता चले गया होगा, लेकिन अब ये ओवर रिएक्ट कर रहा है। एनीवेज, फिर डिबोरा कहते हैं, अगर तुम्हें किसी तरह का डाउट है तो ये लो, तुम खुद देख लो। फिर उस रिपोर्ट को देखकर लुइस कहता है, माय लेडी, देखा जाए तो ये ज्यादा बड़ा कुछ है नहीं, क्योंकि जब जब आप यहाँ पर आती हैं मुझे हर बार सरप्राइज कर देती हैं, आप सच में इनक्रेडिबल है। ये सुनकर डिबोरा कहती है, वैसे भी इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं माना को तो कंट्रोल कर नहीं सकती, तो इसीलिए मैं इसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। ये सुनकर लुइस कहता है, तो इसका मतलब आप पेटेंट इसलिए करा रही हैं ताकि इसके जरिए आपकी थोड़ी रेपुटेशन बढ़े और बेनिफिट भी कमा सके, बिल्कुल मेरी तरह। डिबोरा कहती है, अब जो भी है तुम मुझे बस इतना बताओ कि क्या ये पॉसिबल है। फिर लुइस बताता है,
इससे पहले इस तरह का केस कभी आया नहीं है, बट हाँ देखा जाए तो ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अगर हम पेटेंट लॉ के आर्टिकल 3 को देखें तो यहाँ पर एक माना अल्टरिंग पेटेंट नाम की चीज है, जिसमें जो मेजेस होते हैं वो अपने माना के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को ट्राई आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप ड्यूक सिम्योर को ले लो, उनके पास एक्सेप्शनल टैलेंट है वाटर और आइस के एट्रीब्यूट्स के साथ। ऐसा नहीं है कि पहले कभी किसी ने स्पेशल टाइप के एट्रीब्यूट्स को पेटेंट नहीं कराया, क्योंकि इस तरह के माना को भी हम यूटिलिटी पेटेंट के जरिए रजिस्टर करा सकते हैं। तो हाँ, ये भी मुमकिन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम अभी भी है कि हम रॉयल्टीज के साथ कैसे चार्ज करेंगे, क्योंकि माना अल्टरिंग पेटेंट के जरिए सिर्फ हमें वही रेवेन्यू मिलेगा जो कि हर बार आर्टिफैक्ट के साथ यूज करने पे मिलता है। ये सुनकर डिबोरा कहती है, देखा जाए तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और तो और हर एक सिंगल पर्सन को इन्वेस्टिगेट करना भी बहुत मुश्किल होगा। तो इस केस में मंथली सब्सक्रिप्शन के बारे में तुम क्या कहते हो? लुइस कहता है, क्या सब्सक्रिप्शन, ये क्या है? फिर डिबोरा बताती है, हम अपनी सर्विस का मेजेस से चार्ज ले सकते हैं, वो भी मंथली बेसिस पर। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इस मेथड को वो कितना यूज कर रहे हैं और या फिर यूज ही नहीं कर रहे, बस मंथ खत्म होने के साथ ही उनको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा हम एक मंथली पेमेंट सिस्टम भी रेडी कर सकते हैं, जिसमें सारी पेमेंट्स ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगी। सब लोग अपने पैसे खर्च करते रहेंगे जब तक वो सब्सक्रिप्शन को कैंसिल नहीं कर देते। तो फिर तुम्हें नहीं लगता इस मेथड के थ्रू हम एक डिसेंट से इनकम जनरेट कर सकते हैं, अगर हम बहुत कम चार्ज भी करेंगे तो? फिर लुइस हंसते हुए कहता है, माय लेडी, आखिर आपको इस तरह के डेविलिश आइडिया कहाँ से मिलते हैं? आपने एक ऐसा मेथड निकाल दिया जिसके जरिए हमें पैसा आता ही रहेगा, चाहे वो हमारी सर्विसेज को यूज करे या ना करे। फिर वो बताती है, लगभग 4 सिल्वर और 99 कॉपर एक महीने के लिए कॉफी रहेंगे। फालतू को फाइन भरने से बेटर तो यही है। लुइस कहता है, आपने सही कहा, अगर कस्टमर को फाइन भरना पड़ता है जो कि जुडिशरी से इशू किया जाता है, वो तो उनको बहुत महंगा पड़ेगा, लगभग 30 गोल्ड्स तक। देन ऑफ कोर्स उनको सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है माय लेडी कि हमें प्राइस को थोड़ा बढ़ा के 7 सिल्वर और 99 कॉपर कर देना चाहिए, क्योंकि आप तो जानती है ज्यादातर मेजेस को हाई सैलरी मिलती है। लेकिन इन सारी कन्वर्सेशन के बीच में कुकी तो एकदम बोर हो जाता है। वो सोचते हैं आखिर ये सब बकवास कब खत्म होगी, मुझे डिबोरा के साथ खेलना है। फिर लुइस डिबोरा को एक पेपर देता है और कहता है, माय लेडी, कैसा रहेगा कि आप कुछ मेथड्स को रिवील कर दें कि आखिर आप किस तरह इस बिजनेस को रन करेंगी। इस तरह आप अपनी सर्विसेज का चार्जेस भी बढ़ा सकते हैं। ये सुनकर डिबोरा मनी मन सोचती है, हाँ मैं मानती हूँ कि इसकी वजह से बहुत सारा काम ईजी हो गया, बट मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या ये बचपन से इतना पैसों को भूखा था। अभी के लिए मैंने कुछ पैसे बचा के रखे हुए हैं। उस पेपर में कॉन्फ्रेंस में आने की रिक्वेस्ट थी। डिबोरा मनी मन सोचती है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं इतनी वेल्दी फैमिली में पैदा हुई हूँ, बट फिर भी मुझे किसी फैंसी पार्टी या सोशल गैदरिंग में तो बुलाते नहीं है कभी। आज इसने मुझे एक कॉन्फ्रेंस के लिए इन्वाइट किया है, क्या बात है। फिर वो पेपर में अपने सिग्नेचर करके मेगोल को दे देती है। फिर मेगोल बताता है, ऑल्सो माय लेडी, हेलन ने आपके लिए ड्रेस रेडी कर रखी है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल डांस के लिए। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। एंड आई नो वीडियो लेट है, बट इस वक्त मैं एक नई सीरीज पर भी काम कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। वो भी तुम लोगों को जल्दी देखने को मिलेगी। फिर मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड हाँ सब्सक्राइब भी कर देना।